और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक कर आज एक प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो गलत है। गुजारा भत्ता जो दिया जाना है मुस्लिम महिलाओं को उनके शोहर के द्वारा वो गलत है। वो एक तरह की से बोझ है पुरुषों पर। बोझ है? ये बोझ नहीं है, ये जिम्मेदारी है। जब वो निकाह करते हैं और अपने घर में लेकर आते हैं तो उसको ये बोझ मतलब समझिए कभी भी निकाल देंगे और उसको पैसा देना पड़ा, वो बोझ है? नहीं, ये जिम्मेदारी का एहसास हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये अगर दिया है कि जैसे हिंदू समाज में वैसे ही मुस्लिम समाज की औरतें भी अपने हक को समझें। और ये चीज़ जो ख़ास तौर से देखिए, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमारी मुस्लिम जो बहनें हैं वो एक फैमिली टाइप की होती है ना, घर से बाहर निकलना ना वो कुछ जानती हैं, सिर्फ शौहर और बच्चा, इसके सिवा उनकी ज़िंदगी कुछ नहीं होती। ऐसी कंडीशन में जब वो मियाँ जी तलाक दे देते हैं और बोलते हैं ये लीजिए महर की रकम जो पता नहीं कितने साल पहले थोड़ी सी है उसको बढ़ा करके एहसान जता करके कहते हैं, उसके बाद क्या उनकी ज़िंदगी नहीं होती? उतने पैसे में क्या उसका और उसकी बच्चों की ज़िंदगी चल जाती है? नहीं, अगर उसके वो मियाँ तो अच्छी ज़िंदगी जिए, उनके पास इतना कुछ है कि वो दोबारा शादी भी कर सकते हैं, और वो औरत बेचारी कसक के रह जाए कि उसके पास भाई जितना हक था मेहर का दे दिया, अब उसके बाद वो कुछ मांग नहीं सकती। नहीं, ये गलत था, ये गलत है। क्या किस तरीके से देखती है जो पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है वो सही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो आप लोगों को गुजारा भत्ता के लिए कह रहा है वो सही है? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला किया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एज अ न्यू जनरेशन हमें भी एक सिक्योरिटी मिल गई है कि कल को अल्लाह ना करे बट कुछ अगर हो गया, कुछ डिवोर्स हो गया तो कम से कम सिक्योर तो रहूँगी, कम से कम मुझे अपने मायके तो नहीं आना पड़ेगा। ये सिक्योर। आप किस तरीके से देखती हैं? मैं इस तरह से देखती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है बहुत सही फैसला लिया है, और इस फैसले को बहुत पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि आज की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जो पहले महिलाएं थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर बीच में उनको छोड़ दिया जाएगा और उनको फिर गुजारा भत्ता भी नहीं दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगी, वो क्या करेंगी? क्योंकि वो उनका परिवार संभालती हैं, उन्होंने अपना घर छोड़कर अपने उनके माँ बाप को अपना माँ बाप समझा है, और ऐसी कंडीशन में अगर वो बीच में उनको छोड़ देंगे और गुजारा भत्ता भी नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएंगी? क्योंकि उन्होंने सारा जीवन तो अपना उनकी फैमिली को दे दिया होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेंगी? अगर पर्सनल लॉ अगर ऐसा कर रही है तो बहुत गलत कर रही है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसे सबको मानना चाहिए, और ये फैसला सबके लिए बहुत अच्छा है, आज के जनरेशन के लिए भी और पिछली जनरेशन के लिए, और हम सब बहनों के लिए बहुत अच्छा फैसला है। शरीयत कानून की बात की जा रही है जो मुस्लिम से बात कर रहे हैं, और साफ तौर पर महिलाएं कह रही हैं कि हमारे अधिकार के लिए ये एक अच्छा फैसला है जो कोर्ट ने लिया है, और ऐसा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्हें नहीं करना चाहिए। जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और रुख करेंगे उस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़ी बातें यहां पर कही हैं। बैठक के बाद में सीएम योगी ने साफ कहा कि अति आत्मविश्वास की वजह एक बड़ी, ये अति आत्मविश्वास बड़ी वजह रही जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, और साजिश करने में विरोधी पूरी तरीके से सफल रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि हमें सतर्क और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, कार्यकर्ताओं को ध्यान देने की जरूरत है, और खास तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर ना आए। ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि हमें और ज्यादा सतर्क और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो बैकफुट पर नहीं रहेंगे और लगातार हम अपने जो कार्य हैं वो यहां पर करते रहेंगे। अति आत्मविश्वास ठीक नहीं होता है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, और यह भी बताया कि योजनाओं में हमने किसी प्रकार का कोई भेदभाव जाति के आधार पर खास तौर पर नहीं किया है, कि जाति के आधार पर योजनाओं में कोई भेदभाव किया गया हो। तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बड़ी बातें कही। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें विपक्ष पर तो निशाना साधा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन साथ ही साथ इस कार्य समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य था लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या बहुत अच्छे नतीजे उनके लिए नहीं रहे। तो ये नतीजे किस वजह से रहे? कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, नेताओं ने मेहनत की, लेकिन फिर भी क्यों मन मुताबिक नतीजे नहीं आ सके, जनता का उतना समर्थन नहीं मिल पाया, उसी पर चर्चा की गई है। आगे चुनाव में क्या रणनीति रहे, इस पर बातचीत की गई है, और क्या खास रहा इस बैठक में, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है।
यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठकें कर रहे हैं। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिरकार चुनाव में कहां चूक हो गई। चुनाव के नतीजों को लेकर लखनऊ में आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा समेत कई मंत्री और सांसद मौजूद रहे। जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनाव में बना रहा यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनाव के नतीजों के साथ साथ विपक्ष की साजिश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, लेकिन फंसना नहीं है। लेकिन क्या कारण था? ये जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आप एक राष्ट्रवादी मिशन के मजबूत स्तंभ हैं। दंगाइयों और अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति सुर्खियों में रही है। जिस तरीके से सीएम योगी ने यूपी से दंगाइयों और अपराधियों का सफाया किया है, उसकी चर्चा देश विदेश में हो रही है। एक समय था जब यूपी में अपराध का बोलबाला था। 2017 से पहले शाम होते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर होते थे, लेकिन अब यूपी में कानून का राज स्थापित है। आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक तरफ पूरा देश जश्न में डूबा था, उस समय भी कांग्रेस ने वोट बैंक खिसकने के डर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध किया था और जाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस के इस तरह के कारनामों की लंबी फहरिस्त है। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो। दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। विपक्ष पर हमेशा से ही वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की घोषणा हो या फिर सनातन के खिलाफ बयानबाजी, ये वो मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी इंडी गठबंधन के खिलाफ हमलावर है। सनातन विरोध में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी हमेशा कदम से कदम मिलाकर साथ चलती रही है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले लोग, जो संविधान में साफ लिखा है कि ऑन रिलीजियस ग्राउंड देयर विल बी नो रिजर्वेशन, उसकी धज्जियां उड़ा करके आंध्र प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार प्रयास होता है धर्म के आधार पर आरक्षण देना। कर्नाटक में हम धर्म के आधार पर आरक्षण को समाप्त करते हैं। कांग्रेस पार्टी